आइए दोस्तों देखते हैं कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये क्या होता है, जिसको अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी कहा गया है। इसमें क्या होता है, ब्रिटिशों की डिफरेंट कॉलोनीज थी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में उनकी कॉलोनीज थी, जैसे कि आशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ये जो महाद्वीप है यहां पर उनके कॉलोनीज थी। अभी अमेरिका में भी उनकी कॉलोनीज थी। नॉर्थ अमेरिका में उनकी 30s कॉलोनी थी 1770s में। अभी इन्हीं कॉलोनीज में क्या होता है, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन किंग जॉर्ज III। इसकी एक अलग हिस्ट्री है, ये भी हम जानते हैं। ये तो एक छोटा सा फॉर्म था कि अभी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि ये जो 13 कॉलोनीज थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही एक भाग था, ये अमेरिकन रेसिडेंट्स फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय मेकिंग एन अलायंस विद फ्रांस। ये जो अमेरिकन रेसिडेंट्स में जो ब्रिटिश 13 कॉलोनीज थी, इन्होंने फ्रांस की मदद से अपने ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक युद्ध लड़ा था, और इसी को हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। अमेरिकन्स डिफीटेड द ब्रिटिश इन अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर, thus becoming the यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका आगे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनता है। अभी अमेरिका का इतिहास कैसे शुरू होता है और इस अमेरिकन रिवॉल्यूशन के क्या क्या कारण रहते, कॉजेस रहते, ये भी जानना यहां पर जरूरी है। ये जो है ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। ये एशिया, अफ्रीका, ये यहां पर यूरोप है, ठीक है। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। ये यूरोपियन कंट्रीज जो थी, ये ऐसे जमीन के मार्ग से भारत में आ सकती थी, ठीक है। बट क्या होता है कि यहां पर बीच में मिडल ईस्ट में तुर्कों का राज था। अभी ये तुर्क जो थे ये यूरोपियन कंट्री के दुश्मन थे, और यूरोप के कंट्रीज में के अंडर में जो एक कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का एक जो शहर था, इसको ही ये मिडल ईस्ट के तुर्कों ने जीत लिया। अभी दुश्मन होने की वजह से ये यूरोपियन जो भारत के और चाइना के साथ व्यापार करते थे, वो व्यापार बंद हो गया। अभी ये व्यापार इतना अच्छा था कि यूरोपियन कंट्री को बहुत प्रॉफिट मिलता था। अभी इनको इस बात की जरूरत लगी कि भारतीय और चाइना के साथ हमारा व्यापार तो होना चाहिए, बट मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है, क्या करें। तो इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज ने ऐसे ये अटलांटिक ओशियन से इंडियन ओशियन के पास में आने की सोची, और भारत के साथ ऐसे समुद्री मार्ग से हम व्यापार करेंगे, ऐसी बात उन्होंने रखी। अभी होता क्या है कि 1492 में यहां पर हमें कोलंबस नाम का एक व्यक्ति हमें भारत की खोज में निकलता हुआ दिखाई देता है। बट भारत में ना पहुंच के वो पहुंचता कहां है, नॉर्थ अमेरिका में। अभी अब तक के वर्ल्ड में भारत, ये जो अमेरिका है, इसका खोज भी नहीं लगा था, लोगों को मालूम भी नहीं था कि अमेरिका नामक कोई देश है इस पृथ्वी पर। बट अब पता चल जाता है कि अमेरिका एक देश है। तो आइए इस अमेरिका देश का इतिहास भी हम जानते हैं। बिफोर 1492 द एंटायर फोकस ऑफ हिस्ट्री वाज लिमिटेड टू द ओल्ड वर्ल्ड, जिसमें अमेरिका शामिल नहीं था। बाकी के वर्ल्ड को, रिमेनिंग वर्ल्ड को ही हम जानते थे, अमेरिका जिसमें नहीं था। दिस चेंज व्हेन द सी रूट टू अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस इन 1942। After that, various European powers established a colonies in North America, prominent along them being Spain, Holland, France and England. ये जो चारों देश थे ये यूरोपियन कंट्रीज थी, और इन्होंने अमेरिका में भी अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू किया। जैसे भारत में हमने भी देखा है कि भारत में भी कॉलोनीज बनी थी, तो ऐसी ही कॉलोनीज उन्होंने अमेरिका में भी बनाई है। अभी ये वॉर कैसे शुरू होता है, कॉजेस क्या है, ये भी जानते हैं। द कॉलोनीज वेयर पॉपुलेटेड मेनली बाय यूरोपियन माइग्रेंट्स हु वेयर लैंडलेस पीजेंट्स, पीपल फेसिंग रिलीजियस persecution, traders, explorers and others seeking adventures and profit in these newfound lands. ब्रिटेन में जो लोग थे, पीजेंट्स थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, रेसिज्म की जो शिकार हुए थे, और ऐसे जो लोग जो वहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उन्होंने
इस नई ढूंढी गई लैंड में अपना प्रॉफिट ढूंढा और अपना बस्तान उठा के वो अमेरिका में जाके सेटल हो गए। तो वहां पर क्या होता है, द राइवलरी वॉज स्पेशली स्ट्रॉन्ग बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस विच कल्मिनेटेड इन द 7 ईयर वॉर। अभी क्या होता है, ये जो समय है ये फ्रेंच और इंग्लैंड का एक कंपटीशन का जमाना था। यहां पर क्या होता है, नए नए देश, नए नए मार्ग हमें मिले थे, तो जहां पर कॉलोनीज बनाने के लिए एक इकोनॉमिकल उनका एक उसके पीछे एक रीजन था, उसका फायदा था। तो क्या है कि एक हमें मार्केट मिलना चाहिए हमारी चीजें बेचने के लिए, तो फ्रांस और इंग्लैंड में कंपटीशन होता रहता था और इसी कंपटीशन का परिणाम है 7 ईयर वॉर। ये 7 साल तक चला हुआ युद्ध। भारत में भी वांदीवाश की लड़ाई होती है फ्रेंच और इंग्लिश आर्मी के बीच में। देखो बैटल ऑफ वांदीवाश 1760 में भारत में भी ये वॉर हमें दिखाई देता है। बोथ पार्टी साइन अ ट्रीटी ऑफ पेरिस। ब्रिटिश और फ्रेंच ने ये ट्रीटी साइन की थी और इसके तहत 7 ईयर वॉर हमें यहाँ पर खत्म हुआ दिखाई देता है। 1760s में ये ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। यू मे नोट दैट दिस ट्रीटी हैड अ profound impact on India in the sense that French was subdued completely and this lead to the consolidation of British power in India। अभी इसी ट्रीटी के तहत क्या होता है कि भारत में ब्रिटिशों का राज बढ़ता जाता है और फ्रेंचों का राज कम होता जाता है, और फ्रेंचों ने इसी ट्रीटी के साथ भारत में ब्रिटिशों के खिलाफ में जो भी वो कार्रवाई करते थे वो कार्रवाइयां करने उन्होंने बंद कर दिया। किस ट्रीटी के तहत? वो है ट्रीटी ऑफ पेरिस। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। ये है नॉर्थ अमेरिका। अभी यहां पर ये रेड पोर्शन में जो दिखाया है ये वो 13 कॉलोनीज है, और ये जो 13 कॉलोनीज है इन्हीं का अपने मायदे मतलब जो जिस देश से वो यहां पर आए थे ब्रिटेन से, उसी देश के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा और इसी का नाम है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी पॉलिटिकल कॉजेस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, कॉजेस देखते हैं। नो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कॉलोनीज इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अभी ये लोग जो थे ये ब्रिटिश के ही थे, ब्रिटेन के ही थे, अपने ही लोग थे, फिर भी इनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। तो इन्होंने एक घोषणा दी, नो टैक्सेशन विदाउट पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन कहां पे? तो वो था पार्लियामेंट में। हमारे कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है तो हम किस बात के लिए टैक्स दे, ऐसी इन्होंने मांग रखी। रिसोर्स ड्रेनिंग ऑफ द कॉलोनीज। ये जो 7 ईयर वॉर था, इस 7 ईयर वॉर में क्या होता है कि ये जो कॉलोनीज के लोग थे इनका बड़े पैमाने में यूज किया गया, इनकी साधन संपत्ति का यूज किया गया और इनकी संपत्ति को लूटा गया, इनके रिसोर्स को घटाया गया और ऐसा ये इनके ऊपर उसका डिफेक्ट पड़ा। तो क्या होता है, 7 ईयर वॉर की भी यातनाएं इन 13 कॉलोनीज को झेलनी पड़ी थी जो नए से अमेरिका में फॉर्म हुई थी। ये भी एक रीजन था। दे यूज द स्लोगन ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये नारा दिया था उन्होंने। प्रोटेस्ट, अभी इन्होंने इस बात का प्रोटेस्ट भी शुरू किया। और एक इसके अलग भी रीजन थी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी ये बोस्टन टी पार्टी क्या है? थ्रू द प्रोटेस्ट लाइक बोस्टन टी पार्टी 1773 में हुई थी, वेयर टी कार्टून्स कैरीड बाय ब्रिटिश शिप वेयर थ्रोन एट द सी। ब्रिटेन राइट टू लेवी टैक्सेशन वॉज इरोडेड वेयर टाइम। मतलब ये जो कॉलोनीज थी इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, इनके ऊपर टैक्सेस भी बढ़ाए गए थे। और क्या होता है कि टैक्सेस बढ़ाए गए हैं तो लोगों के मन में चीड़ उत्पन्न हुई थी और इसी का कारण है ये बोस्टन टी पार्टी। ये शिप है जो ब्रिटेन से आई थी जिसमें चाय के बक्सेस थे। तो ये चाय के बक्सेस इस कॉलोनीज के लोगों ने शिप पर ताबा बोल दिया 1773 में और पूरे के पूरे चाय के बक्से समंदर में फेंक दिए। इस तरीके से इन्होंने प्रोटेस्ट किया है 13 कॉलोनीज ने। आइए देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे। इंग्लैंड पॉलिसीज प्रिवेंटेड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बंद कर दिया था। एक्सपोर्ट लिमिटेशंस,
कॉलोनीज से क्या क्या एक्सपोर्ट होगा इसके ऊपर उन्होंने लिमिटेशंस रखा था, जैसे टोबैको, शुगर, कॉटन कुड ओनली बी एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड, बाकी देशों के साथ किसी के साथ व्यापार नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हेवी इंपोर्ट ड्यूटीज, आयात जो भी चीजें उन्होंने आयात की थी उसके ऊपर हेवी ड्यूटीज लगाई गई, उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगाया गया। और रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉटन इंडस्ट्रीज जैसी है या फिर मेटल इंडस्ट्रीज है, ऐसी जो इंडस्ट्रीज थी इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि यहां पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं बनेगी। अभी ये ब्रिटिशों के ही लोग थे और इन्हीं के खिलाफ इन्होंने यहां पर ऐसा व्यवहार शुरू कर दिया था। तो इसके परिणाम क्या होते हैं? गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड वेयर फोर्स अपॉन द कॉलोनीज, इंग्लैंड से जो भी सामान आता था वो इन कॉलोनीज के लोगों में इंपोज किया गया था, उनके ऊपर फोर्स किया जाता कि यही सामान आपने खरीदी करना है, उसको ही परचेस करना है। स्टैंप ड्यूटी एक्ट, ये 1765 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहां पर इनेक्ट किया था, स्टैंप एक्ट। इट वॉज मेड मैंडेटरी टू अफिक्स स्टैंप ऑन एवरी लीगल डॉक्यूमेंट, स्टैंप लगाना जरूरी था लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर। अभी दिस लीड टू द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, मेनी ऑफ देम टर्निंग वायलेंट, यही एक कारण बनता है कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होता है। रेन का क्या चक्कर है ये भी देखते हैं। द आर्टिस्टोक्रेट्स फ्रॉम इंग्लैंड बॉट most of the land in North America and prohibited land ownership rights to the colonies in the West. इन्होंने क्या किया था? नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी जमीन खरीदी कर ली थी, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, और प्रोहिबिटेड लैंड ओनरशिप राइट टू द कॉलोनीज इन द वेस्ट। ये जो 13 कॉलोनीज थी, इनको जो रिमेनिंग नॉर्थ अमेरिका का जो एरिया था वहां पर ये अपना जमीन खरीदी नहीं कर सकते थे, उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगाया गया था। और अगर रहना भी है तो रेंट से रहना पड़ेगा, उधर जमीन खरीदी करने के अधिकार इन कॉलोनीज के लोगों से छीन लिए गए। ब्रिटेन वॉज फोर्स्ड टू विथड्रॉ मोस्ट टैक्सेस एक्सेप्ट दैट द एक्सपेक्ट फॉर द टी। दिस लेड टू द प्रोटेस्ट लाइक बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी का एक रीजन था आइडियोलॉजिकल कॉजेस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। आइडियोलॉजी, विचारधाराएं निर्माण हुई है यहां पर अमेरिका में। ये जो लोगों के ऊपर ऐसे इंपोज किया गया है, इनका स्वतंत्र छीना गया है, इनके अधिकार छीने गए हैं, इसके खिलाफ आवाज उठती है। और ये आवाज उठने के लिए एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। वो आइडियोलॉजी कहां से आती है ये भी हम देखते हैं। द एनलाइटनमेंट फिलोसोफर्स लाइक लॉकी, हैरिंगटन एंड मिल्टन कट पॉपुलर इमेजिनेशन। अभी इन्होंने ये अधिकारों का जो दमन हो रहा था इसको देखा और इसके ऊपर उन्होंने राइटिंग्स लिखने शुरू किए। आइए देखते। दे बिलीव्ड दैट ऑल पीपल्स दैट सर्टेन इनलाइनेबल राइट्स, मतलब जन्म से हर किसी को प्राथमिक अधिकार प्राप्त होते हैं, मूलभूत अधिकार हर किसी को होने चाहिए। तो ये बात यहां से इमर्ज होती है दैट नो गवर्नमेंट शुड बी अलाउड टू इनफ्रिंज, इसको कोई भी सरकार त्याग नहीं सकती, इसका विरोध नहीं कर सकती। तो ये बातें यहां पर उठने लगी। इनइक्वालिटीज फॉर ब्रिटिश सोसाइटी वॉज डिस्पाइज्ड by many philosophers like Thomas Paine and Thomas Jefferson. They asserted the right of rebellion and emphasis on the absurdity of the continent being governed by an Iceland. अभी the representatives of 13th colony met at Philadelphia. ये जो फिलोसॉफीज थी इसके परिणाम लोगों में दिखने लगे, ठीक है। तो ये 13 कॉलोनीज के जो लोग थे इन्होंने फिलाडेल्फिया में अपनी एक कॉन्फ्रेंस ली थी 1774 में, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जिसको कहा गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट यहां पर जो है कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहां पर हुई थी और कब हुई थी। अभी दिस अपील फॉर जस्ट ट्रीटमेंट वाज रिजेक्टेड बाय द किंग एंड देयर एक्शंस डिक्लेयर्ड एज म्यूटिनी। इनकी एक्शन जो है एक रिवॉल्ट में कन्वर्ट हो गई। आइए देखते हैं कि आगे में क्या होता है। द वॉर स्टार्टेड इन 1775 विद कॉलोनियल मिलिटीज
clashing against British troops for the first time. Colonial militaries were clash against British troops. कि कब क्लैश होते हैं? 1775 में. The Congress meet against the Second Continental Congress 1776 and declared independence on 4th July 1776 में इनको स्वतंत्र मिलता है. किनको? ब्रिटिशों के अंडर में जो भी कॉलोनीज थी अमेरिका में, वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर देती है. अभी स्वतंत्रता में क्या होता है और क्या किस किस का योगदान यहां पर महत्वपूर्ण होता है. दिस वॉज लेटर इलेबोरेट इन द बिल ऑफ राइट्स. मतलब अमेरिका का स्वतंत्रता का एक जाहिरनामा निकलता है. यहां पर मूलभूत अधिकारों के ऊपर बात की जाती है. ठीक है, कि कोई भी अगर व्यक्ति जन्म से ही जैसे ही जन्म लेता है तो उसको जीने का अधिकार प्राप्त होता है. कुछ अधिकार जो है उसको बाय बर्थ मिलते हैं. ये बात अमेरिका के स्वतंत्रता के जाहिरनामे में रखी गई. यहां पर हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए. भारत में जो भी मूलभूत अधिकार लिए गए हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहां से लिए गए हैं? तो वो है बिल ऑफ राइट से. अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट है उससे. द पीपल वेयर सीन एज अ सोर्स ऑफ ऑथोरिटी. ठीक है, दिस वुड वे फॉर द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट विद द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अमेरिका जो था ये सबसे पहला लिखित संविधान निर्माण करने वाला देश था. यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आइए आगे देखते हैं. अभी इस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये है ये व्यक्ति. आइए जानते हैं. ये है जॉर्ज वॉशिंगटन. आपने नाम सुना होगा जॉर्ज वॉशिंगटन. इन्होंने ही अमेरिका के स्वतंत्र युद्ध में अमेरिका का नेतृत्व किया, अमेरिकन लोग कॉलोनीज का नेतृत्व किया, और उसके बाद अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्राध्यक्ष भी यही बने. वॉर एंडेड विद इंग्लिश कमांडर लॉर्ड कॉर्नवालिस. नाम याद रखो. लॉर्ड कॉर्नवालिस सरेंडरिंग टू जॉर्ज वॉशिंगटन इन 1781. लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम भारत के इतिहास में भी आता है. परमानेंट सेटलमेंट याद करो. परमानेंट सेटलमेंट 1793 में भारत में इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. तो इन्होंने ही जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने सरेंडर कर दिया था 1781 में. द ट्रीटी ऑफ पेरिस वॉज साइन इन 1783 बिटवीन इंग्लैंड एंड यूएसए विच फॉर्मली बॉट एन एंड टू द वॉर. इस ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत ही 1783 वाली ये ट्रीटी है, इसके तहत ही अमेरिका का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है खत्म किया जाता है. तो ये नाम याद रखना है, जॉर्ज वॉशिंगटन. ये है जॉर्ज वॉशिंगटन. यहां पर पेरिस ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस, यहां पर ये एक इसका दृश्य है. द रिवॉल्यूशन लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक बेस्ड ऑन द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. देखो, this inspired people across the world to struggle for democratic and republican forms of government. हमने देखा है कि भारत में लोकमान्य तिलक जी ने क्या स्लोगन दिया था यहां पर? स्वराज है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जिसको मैं लेकर रहूंगा. जन्म सिद्ध, बाय बर्थ. तो ये बात जो है हमने अमेरिका के रिवॉल्यूशन से ली है. और अमेरिका के लोगों से हमने क्या सीखा है? तो खुद के इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना हमने सीखा है. तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से बहुत सारे जो भी देश थे, जो भी अभी तक इंडिपेंडेंस होने के थे, उनको प्रेरणा मिली. ये एक बेनिफिट था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का. अभी जो कंट्रीज जो स्वतंत्र नहीं थी उनके लिए. इट इस्टेब्लिश्ड अ फेडरल स्टेट विद द पावर डिवाइडेड बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. यहां पर जो थे भारत में जो है हम एक ही नागरिकता के लिए जानते हैं. हमारी नागरिकता क्या है? इंडियन, भारतीय. बट अमेरिका में दो नागरिकताएं होती है और दो शासन भी होते हैं. अभी वहां पर जो आदमी है पहले अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. पहले मैं अगर समझो महाराष्ट्र में रहता हूं, भारत में अगर ऐसी
दो नागरिकता वाली बात की जाए तो अगर मैं समझो महाराष्ट्र में रहता हूं तो मैं सबसे पहले महाराष्ट्रियन हूं, उसके बाद मैं इंडियन। बट हमारे यहां पर वैसा नहीं है। ऐसा सिस्टम कहां पर है? अमेरिका में। हमारे यहां पर हम फर्स्ट इंडियन है और लास्ट भी इंडियन है, बट अमेरिका में सबसे पहली उनकी जो पहचान है वो उनके राज्य से पहचानी जाती है, उसके बाद में वो खुद को अमेरिकन बताते हैं। ठीक है, तो ये एक इनकी खासियत थी उनकी डेमोक्रेटिक कंट्री की। डेमोक्रेसी वाज एस्टैब्लिश्ड बट इट वाज फार फ्रॉम परफेक्ट। सेक्शंस लाइक निग्रोज and women were denied voting rights, but the journey to democracy had begun. डेमोक्रेसी, लोकशाही की शुरुआत तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से शुरू हो जाती है, बट आज भी हम देखते हैं कि अमेरिका में रेसिज्म की जो संकल्पना है, रेसिज्म के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी चर्चित मुद्दा है। तो क्या है कि ये डेमोक्रेसी यहां से शुरू तो होती है बट ये परफेक्टली यहां पर लागू नहीं की जाती। वुमन को वोटिंग का अधिकार नहीं था, निग्रोज को भी नहीं था। निग्रोज के साथ रेसिज्म के खिलाफ, रेसिज्म के तौर पर अलग बिहेव किया जाता था, जो आज भी चलता आ रहा है। तो अमेरिका, जिसको हम आज एक अच्छी कंट्री मानते हैं, डेवलप कंट्री मानते हैं, बट हर किसी देश में सब अच्छा ही रहे इस बात की कोई गारंटी नहीं देता। तो ऐसे डिफ्लेक्ट्स हमें आज भी इस डेमोक्रेटिक कंट्री में भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो अमेरिका है आज एक सुपर पावर के तौर पर काम कर रहा है, और ये भी कभी एक जमाने में किसी देश का अंकित था। इसने भी खुद स्ट्रगल करके इंडिपेंडेंस किया, खुद को स्वतंत्र घोषित किया और एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता गया, जिसको आज हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको आज हम सुपर पावर कहते हैं, ये अमेरिका आज हमारे सामने है। अभी हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।